हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्केरेंट अप्रोच। दोस्तों, शाम हो गई है और जैसा कि मैंने कहा था कि शाम को आपको बायोलॉजी का वीडियो मिलेगा। तो आज बायोलॉजी का जो हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे वो तंत्रिका तंत्र है। और ये जो तंत्रिका तंत्र है वो आपके बिहार एसआई के लिए काफी यूजफुल है। यहाँ से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को मैं आपके सामने दैनिक जीवन से जोड़ के ले रहा हूँ, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है और जितने भी टर्म है आपको एकदम कंठस्थ हो जाए। दैनिक जीवन में जो भी आप घटनाएं देखते हैं, जैसे आप एक पागल आदमी को देखते हैं तो आपके मन में सवाल आना चाहिए वो पागल क्यों है। किसी को आप लड़खड़ाते हुए देखते हैं बात करते समय, तो आपको वो समझ आना चाहिए कि क्यों लड़खड़ा रहा है। इन सारी बातों का समावेशन करके मैं इस चैप्टर को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम को। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? आपके शरीर में कोई भी संवेदना होती है, जैसे आपको कोई चूटी काट लिया, बचपन में मम्मी गुस्सा करती थी, गुस्से में बेलना चप्पल चला के मार देती थी, तो उस समय जो आपको चोट की अनुभूति हुई, उस चोट की अनुभूति या इस भाग पे हुई और इससे ये पूरे माइंड तक गया। तो इसके लिए एक तंत्र लगा हुआ है जो शरीर के विभिन्न अंगों से संवेदनाओं को आपके मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कर रहा है। उसको हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और इस तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ब्रेन आता है, मस्तिष्क आता है, स्पाइनल कोड आता है जो कि मेरुरज्जु के अंदर गया केबल का तार होता है। तो ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स मिलके नर्वस सिस्टम का निर्माण करती हैं। जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, वो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय करने का काम करता है, हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है और अन्य बॉडी के अन्य पार्ट्स के साथ उसका तालमेल स्थापित करता है। ठीक है, तो आप एक ओवरव्यू समझ गए। जो शरीर को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है वो एक सिस्टम है जिसको हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और आज हम उसी का अध्ययन करेंगे जो कि बिहार एसआई की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और उन्हीं फैक्ट्स का समायोजन करके लाया हूं जो आपके बिहार एसआई में आने की संभावना है। तो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है, जैसे आप जानते होंगे कि शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है। उसी प्रकार जो तंत्रिका तंत्र है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो न्यूरॉन होती है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूरॉन के स्तर पर देख लेते हैं कि कैसे क्रियाएं होती हैं। तो तंत्रिका तंत्र का जो इकाई होता है वो न्यूरॉन होता है और वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। जो न्यूरॉन होता है वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है और इसकी जो लंबाई होती है वो 90 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। ठीक है, तो अब हम न्यूरॉन के स्तर पे न्यूरॉन के अलग अलग हिस्सों को अध्ययन करते हुए कैसे सूचनाएं आपके शरीर से मस्तिष्क तक जाती है और मस्तिष्क उसके बाद रिएक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये रहा न्यूरॉन। अब न्यूरॉन में उसके कुछ शरीर है, न्यूरॉन का एक शरीर है, उसके शरीर के कुछ भाग हैं। तो शरीर का कौन सा भाग क्या करता है इसको बहुत अच्छे और बहुत धीरे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रत्येक हिस्से को दैनिक जीवन से जोड़ के आया हूं। जैसे अब स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन का एनाटॉमी को। तो न्यूरॉन का जो सबसे बाहरी फैला हुआ भाग होता है जो एक एंटीना के समान होता है, ये आपको दिख रहा होगा। एंटीना के समान आपको रचनाएं दिख रही होंगी। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? सबसे पहले बात, जो न्यूरॉन का सबसे बाहरी भाग है जो फैला हुआ होता है, जो टीवी या मोबाइल के नेटवर्क एंटीना के जैसा होता है, उसका काम क्या है कि जो संदेश आया, जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने चूटी काटा, तो यहाँ का न्यूरॉन्स का जो डेंड्राइट है ना, वो उस इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाएगा। यहाँ का डिस्टर्ब हुआ, यहाँ पे एक स्टिमुलेशन हुआ जिसको उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन वो छोटी ऊर्जा है जो न्यूरॉन को जगा देता है, उठ भाई उठ, कुछ हलचल हो रहा है, मस्तिष्क तक पहुंचाओ। तो वो होता है क्या? वो होता है स्टिमुलेशन, वो ऊर्जा जो शरीर के न्यूरॉन्स को जगाने का काम करती है। चलो भाई अब काम करने चलो। तो सबसे पहले डेंड्राइट स्तर पे काम होगा जो कि टीवी या मोबाइल के नेटवर्क एंटीना के समान होता है। तो वहां से सूचना है, वो सूचना दूसरे न्यूरॉन से, यहाँ के न्यूरॉन्स ने दूसरे न्यूरॉन्स को दिया ये सूचना। यहाँ के न्यूरॉन्स को मैंने चोटी काटा तो ये न्यूरॉन्स यहाँ से इसके पूरे बॉडी से वो दूसरे न्यूरॉन्स को सूचना दिया। तो सूचना सबसे पहले एंटर कहां से किया? वो डेंड्राइट से एंटर किया। अब डेंड्राइट आगे जाके थोड़ा मोटा हो जाता है जिसको हम लोग डेंड्रॉन कहते हैं। सबसे बाहरी हिस्सा डेंड्राइट जो कि एंटीना के समान होगा,
उसके बाद वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगा, डेंड्रॉन में, और डेंड्रॉन के बाद जाता है वो सेल बॉडी में। सेल बॉडी में वो सूचना जाता है। जो सेल बॉडी होता है ना, वो कोशिका का दिमाग होता है, न्यूरॉन कोशिका का दिमाग होता है। जैसे कोशिका का जो दिमाग होता है वो केंद्रक होता है, उसी प्रकार यहाँ न्यूरॉन कोशिका का जो दिमाग होता है जिसको सेल बॉडी कहते हैं। अब यही से ये तय होता है कि जो इंफॉर्मेशन आया है, चूटी काटने का, बर्फ डालने का, बेलना चलाने का, चप्पल चलाने का, जो भी थप्पड़ तमाचा चटकन जो भी कह लीजिए, जो इंफॉर्मेशन आया है उसको आगे भेजना है या नहीं भेजना है। अब यहीं पे जो पागल आदमी होते हैं उनके डेंड्राइट से आता है सूचना, और जो सेल बॉडी है उसको आगे भी भेजता है, लेकिन वो सेल बॉडी उसको रोक लेता है। वो चोट लगता है, वो कोई उस पर रिएक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका जो सेल बॉडी है उस मैसेज को फॉरवर्ड नहीं कर पाता है और वो सूचनाएं वहीं तक रह जाती है। तो सबसे पहले सूचना डेंड्राइट में आया, डेंड्राइट से डेंड्रॉन में, डेंड्रॉन से सेल बॉडी। सेल बॉडी इज द सेंटर और ब्रेन ऑफ दैट सेल। इस न्यूरॉन कोशिका का ये दिमाग है, सेल बॉडी। यही तय करेगा कि जो मैसेज है उसको फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना है। यहां तक मैसेज आ गया। अब मैसेज जो है वो पतली नलिकाओं से होके जाएगा। तो इस पूरे यहां से लेके यहां तक की जो संरचना है उसको एक्सॉन कहते हैं। ये एक्सॉन क्या होता है, ये एज इलेक्ट्रिक वायर होता है। एंटीना से सिग्नल आया, सेल बॉडी ये डिसाइड करेगा कि ये सूचना है, ये जाएगा या नहीं जाएगा। अगर सूचना फॉरवर्ड हुआ तो उसको जाने के लिए कुछ रास्ता तो होना चाहिए ना, तो इलेक्ट्रिक वायर होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सॉन। इसका मुख्य कार्य है कि सूचना को आगे की ओर ले जाना, एक जगह से जो सिग्नल है उसको आगे की ओर ले जाना। तो ये जो सिग्नल है उसको आगे ले जाने के लिए वायर होगा, तो वायर पे कवरिंग तो होता है ना, ताकि करंट जो है, मान के चलिए आपके घर का जो तार है वो नंगा तो नहीं रहता तार, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवरिंग होता है ताकि करंट लीक ना करे और शॉर्ट सर्किट ना हो, ऐसा होता है। तो उसी प्रकार से इस एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग होता है, एक प्लास्टिक टाइप का कवरिंग होता है जिसको हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं। ये क्या होता है, एक्सॉन के चारों ओर माइलिन शीथ होती है जो कि एनर्जी लॉस को कम करता है, एनर्जी लॉस को कम करता है, और जो सिग्नल है वो फास्ट तरीके से जाए, जो एनर्जी लॉस ना हो। जैसे यहाँ पे करंट लीक ना हो, ताकि एक तार दूसरे तार से सटे ना, उसके लिए प्लास्टिक का तार लगाते हैं। वैसे एक्सॉन के ऊपर क्या होता है, माइलिन शीथ होता है। और जो माइलिन शीथ होता है उसकी प्रक्रिया को चलाने में B12 का जो B12 का योगदान सर्वाधिक होता है। तो अगर आपके शरीर में B12 की कमी होगी तो ये जो सूचना है वो आगे नहीं जाएगा। तो जब कभी भी आप देखते हैं बैठते बैठते पैर शून्य हो जाता है, तो वैसी स्थिति में क्या हुआ, जो माइलिन शीथ है, जो B12 का स्तर आपके शरीर में कम हुआ, आपको चक्कर आएगा, ये शून्यपन आएगा। तो इसीलिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, B12 में कोबाल्ट होता है, ठीक है। तो B12 जो है वो माइलिन शीथ की अभिक्रिया के लिए जिम्मेदार है, इसलिए B12 का शरीर में होना जरूरी है, नहीं तो एनर्जी लॉस होगा और सिग्नल नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ये एक, इसके बाद माइलिन शीथ के पास हम लोग चले गए। अब माइलिन शीथ के बाद आगे बढ़िएगा, ये जो कवरिंग है इसको माइलिन शीथ कहते हैं, ठीक है। अब माइलिन शीथ के आप देखिएगा कि जो एक्सॉन में जो माइलिन शीथ है उसके बीच में गैप है। तो ये जो गैप होता है उसको कहते हैं नोड ऑफ रैनिवर, इसको कहते हैं नोड ऑफ रैनिवर। ये जो नोड ऑफ रैनिवर है वो सिग्नल को जंप कराने में मदद करता है। जैसे आपने रोड पे देखा होगा कि एक स्पीड बूस्टर लगा होता है, उसका काम क्या है कि सिग्नल जो आ रहा है, बहुत तेज से जो सिग्नल आ रहा है उसको एकदम से रोक ना दे, थोड़ा सा जो उसका वो है स्पीड उसमें कमी करे, ताकि जो एक्सॉन जो पतला भाग है वो डैमेज ना हो। इसके लिए यहाँ पे जो होता है वो गैप होता है। जैसे आपने देखा होगा रोड पे बीच बीच में व्हाइट का 5-6 पट्टी दिखता है, वो पट्टी क्या करता है, दूर से दिखता है तो थोड़ा सा गति में कमी करता है ताकि डैमेज ना हो, और फिर वो गति आगे जाके फिर तेज कर लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस गैप में, और ताकि एक थोड़ा जंप, ताकि वो जो सूचनाएं आ रही हैं वो एकदम फुल स्पीड में ना जाके थोड़ा जंप आए उसमें, यानी सूचना एक वो माइलिन शीथ से दूसरे माइलिन शीथ में जाती है जंप करके। इसके बीच में क्या लगा होता है, नोड ऑफ रैनिवर, जो कि सिग्नल को जंप कराने में मदद करता है। और लास्ट में सूचना है वो आती है एक्सॉन टर्मिनल पे, ये डिलीवरी हुआ है। अब ये क्या करेगा, ये मैसेज करेगा नेक्स्ट न्यूरॉन को, नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट एक्टिव हो जाएगा।
तो फिर से हम आपको एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। न्यूरॉन का सबसे बाहरी भाग, फैला हुआ भाग जो एंटीना के रूप में फैला होता है, उसको डेंड्राइट कहते हैं। डेंड्राइट से सूचना आया डेंड्रॉन में, जो मोटा भाग होता है। डेंड्रॉन के बाद आया सेल बॉडी में, और सेल बॉडी जो माइंड है इस न्यूरॉन सेल का, वो माइंड है। अब वो डिसाइड करेगा कि ये जो मैसेज है उसको आगे फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना है। अब आगे जब फॉरवर्ड होगा मैसेज, जो सिग्नल फॉरवर्ड होगा, तो जो इसका जो पतला भाग है उसको एक्सॉन कहते हैं। अब एक्सॉन है वो एक वायर के जैसा है। यहां से सिग्नल आया, सिग्नल के बाद ये वायर के अपने सिग्नल जाएगा। सिग्नल इलेक्ट्रिक वायर के जैसा बिहेव करता है। इसका काम है सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। पर इस वायर पे जो कवरिंग होता है उसको माइलिन शीथ कहते हैं, और ये कवरिंग एनर्जी लॉस से बचाता है और सिग्नल को फास्ट ले जाने में मदद करता है। ये जो वो इसकी अभिक्रिया को तेज करने में मदद करता है, एनर्जी लॉस ना हो, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से डैमेज ना हो, उसके लिए ये शीथ लगा होता है। उसके बाद हम अगर बात करें कि जो माइलिन शीथ है वो आपस में एक गैप के माध्यम से जुड़े होते हैं, जिसको हम नोड ऑफ रैनिवर कहते हैं। और वो जो नोड ऑफ रैनिवर है वो सिग्नल को थोड़ा सा गति को ना रोकते हुए थोड़ा सा कमी करके उसको दूसरे माइलिन शीथ तक पहुंचाए, ताकि वो डैमेज ना हो। बहुत ज्यादा तेज जाएगा तो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है नोड ऑफ रैनिवर का काम। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। हाँ, एक और बात बताए थे कि माइलिन शीथ की अभिक्रिया के लिए B12 जिम्मेदार होता है। अगर B12 की मात्रा आपके शरीर में कम होगी तो माइलिन शीथ प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो सिग्नल धीरे जाएगा। वैसी स्थिति में आपको सुन्नपन या चक्कर की जो है वो अवस्था हो सकती है। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम का भी योगदान होता है न्यूरॉन्स में जो करंट का फ्लो है, जो सिग्नल का फ्लो है, उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए कि जो सोडियम और पोटेशियम होता है वो न्यूरॉन के अंदर और बाहर दोनों होते हैं। ठीक है, तो देखिए जब न्यूरॉन रेस्ट अवस्था में होता है, जब न्यूरॉन कोई भी काम नहीं कर रहा होता, दिमाग शांत होता है, तो जो पोटेशियम का मात्रा होता है वो ज्यादा होता है। कहाँ पे? अंदर में ज्यादा होता है, सोडियम का मात्रा बाहर में कम होता है। मतलब अंदर चला जाएगा कौन? अंदर ज्यादा अधिक मात्रा में होगा पोटेशियम, और बाहर कौन होगा? सोडियम, जो कि कम मात्रा में होगा। लेकिन जैसे ही अभिक्रिया, जैसे ही कोई सिग्नल आना स्टार्ट हुआ, अब क्या होगा? सोडियम अंदर जाएगा, क्योंकि सोडियम का काम है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी अभिक्रिया को तेज करना। ठीक है, आयंस को तेज करना। तो आपसे पूछिएगा कि जब रेस्ट अवस्था में न्यूरॉन्स के अंदर किसकी अधिकता होती है? तो पोटेशियम की अधिकता होती है। लेकिन जब सिग्नल का आदान प्रदान स्टार्ट हो जाता है उस समय किसकी अधिकता होती है? तो सोडियम की अधिकता होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये न्यूरॉन्स का जो एनाटॉमी है वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम तंत्रिका तंत्र के जो प्रकार है उसको देख लेते हैं। हम लोग तंत्रिका तंत्र को समझ लिया, तंत्रिका तंत्र में जो न्यूरॉन इकाई है उसको समझ लिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं कि डेंड्राइट सबसे बाहरी भाग, शॉर्ट रिवीजन करते हैं। डेंड्राइट सबसे बाहरी भाग, उसके बाद सिग्नल डेंड्रॉन में गया, कोशिका का दिमाग, न्यूरॉन कोशिका का दिमाग, सेल बॉडी, यही बताएगा कि मैसेज आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। उसके बाद जो कोशिका का लंबी संरचना होती है जो कि इलेक्ट्रिक वायर के जैसे काम करती है, वो होती है एक्सॉन। और एक्सॉन के ऊपर एक माइलिन शीथ होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है किसको? एक्सॉन को, ताकि एनर्जी लॉस ना हो और सिग्नल फास्ट रूप से जाते रहे। और ये माइलिन शीथ है उसकी अभिक्रिया में B12 जिम्मेदार होता है। अगर B12 की मात्रा कम होगी तो आपको क्या होगा? सुन्नपन आएगा, चक्कर आएगा। उसके बाद ये एक गैप होता है जिसको नोड ऑफ रैनिवर कहते हैं, जो कि सिग्नल को जंप कराने में काम करता है, स्पीड बूस्टर के रूप में काम करता है। थोड़ा सा स्पीड में थोड़ा सा कमी आया, फिर बूस्ट कर दिया, तो इससे ये जंप कर करके जाता है ताकि जो सिग्नल है वो डैमेज ना हो, जो एक्सॉन है वो डैमेज ना हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जैसे ही आगे चलते हैं तो तंत्रिका तंत्र जो है वो 3 प्रकार की होती है। पहला तंत्रिका तंत्र होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। पहला कौन सा होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसको लेके आप बैठिए, और इसी तरीके से जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। आप नोट्स को लेकर बैठिए और जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप भी बोला कीजिएगा। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें आपको क्या क्या आता है? तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कोड आता है। क्या आता है? ब्रेन आता है और स्पाइनल कोड आता है।
अब आगे जो ब्रेन होता है वो भी 3 भागों में बटा होता है। आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पहले आपको दिमाग में हटा लेना होगा। सबसे पहले मैंने बोला कि जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कोड और शरीर की बाकी सारी नसें आती हैं, वो 3 भाग में बटा होता है। सबसे जो मेजर पार्ट होता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय, स्वायत्त। फिर केंद्रीय बटेगा 2 भाग में, ब्रेन, स्पाइनल कोड। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भाग बटेगा, ब्रेन, स्पाइनल कोड। ब्रेन है वो आगे जाके फिर 3 भाग में बटेगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पसस मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पसस मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क है वो फिर जाके बटेगा सेरेबरम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और घ्राणीय पिंड में। सेरेबरम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और घ्राणीय पिंड में। आप थोड़ा थोड़ा रुक रुक के पढ़ा कीजिएगा। एक वीडियो देखने के बाद थोड़ा रिकॉल कीजिएगा हम क्या पढ़े, क्योंकि कम समय में ज्यादा कंटेंट है, इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मिड ब्रेन का 2 भाग होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सेरिब्रल पेंडिकल। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडिकल। उसी प्रकार हिंड ब्रेन का 3 भाग होता है, सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। अभी उतना अच्छा तरीके से समझ नहीं आएगा, अब बारी बारी से एक एक का अध्ययन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये मस्तिष्क को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक मस्तिष्क होता है, स्पाइनल कोड होता है। पहले मस्तिष्क को पूरे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, फिर स्पाइनल कोड को समझेंगे। तो जो मस्तिष्क होता है ना, वो 8 हड्डियों का एक कपाल, जिसको क्रेनियम कहते हैं, उससे ढका होता है, ठीक है। जो 8 हड्डियों का कपाल क्रेनियम में बंद होता है। तो आपसे पूछेगा कि जो मस्तिष्क है वो किस हड्डी से ढकी होती है, तो क्रेनियम नामक हड्डी से ढकी होती है। उसके बाद मस्तिष्क के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, जिसको मेनिंजिस झिल्ली कहते हैं, ठीक है। मेनिंजिस नामक झिल्ली से ये घिरा होता है। और जो मस्तिष्क का वजन होता है वो 1350 ग्राम होता है, ठीक है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350 ग्राम होता है। अब ये जो मेनिंजिस झिल्ली है ना, वो भी 3 भाग में बटी होती है। ये मेनिंजिस झिल्ली सबसे पहले करती क्या है, तो जो दिमाग है उसको पोषण देने का काम करती है, उसको O2 देने का काम करती है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है, और प्लस में उसको बाहरी आघात से बचाती है। सबसे पहले तो अगर मान के चलिए आपको कोई ढेला चला के मारा, तो सबसे पहले तो आपको ये खोपड़िया बचाएगा, खोपड़ी के अंदर झिल्ली है, झिल्ली बचाएगा। झिल्ली भी 3 भाग में है, तो इस प्रकार से आपके मस्तिष्क का सुरक्षा करता है। पहले तो खोपड़ी, उसके बाद ये झिल्ली, और ये झिल्ली जो है वो 3 भाग में बटा होता है। कौन कौन सा, ड्यूरामेटर, आर्केनाइड, पायामेटर। ड्यूरामेटर, आर्केनाइड, पायामेटर, ठीक है। अब जो ड्यूरामेटर होता है वो सबसे बाहरी होता है। एक जैसे ये मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क का ये झिल्ली है, तो सबसे ये वाला जो लेयर है वो हो गया ड्यूरामेटर, और जो इसके बीच वाला लेयर है वो आर्केनाइड, और वो लेयर जो कि मस्तिष्क से सटा हुआ है वो है पायामेटर। क्लियर है। ड्यूरामेटर, आर्केनाइड, पायामेटर। सबसे बाहरी परत जो कपाल अस्थि से जुड़ा है, ड्यूरामेटर। आर्केनाइड मध्य में होता है, और पायामेटर भीतरी परत होता है जो मस्तिष्क के सतह से संपर्क में होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये मस्तिष्क है, मस्तिष्क के बाहर ये झिल्ली है, ये झिल्ली जो है उसको कहते हैं मेनिंजिस झिल्ली। ये 3 लेयर की होती है, ड्यूरामेटर, आर्केनाइड, पायामेटर। ड्यूरामेटर, आर्केनाइड, पायामेटर। और इस मेनिंजिस झिल्ली में कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से एक रोग होता है जिसको कहते हैं मेनिंजाइटिस। क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस। अब यहीं पे एक और रोग सुन लीजिए, अल्जाइमर रोग, जिसको भूलने की बीमारी कहते हैं, वो मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है। तो मस्तिष्क को ओवरऑल आप एक देख लिए कि क्या क्या चीजें होती हैं उनमें। अब इसके आगे चलते हैं, तो हम इसके आगे चलते हैं, तो अब मस्तिष्क के भाग को देखते हैं। मैंने बताया था मस्तिष्क 3 भाग में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पसच मस्तिष्क। तो सबसे पहले हम अग्र मस्तिष्क को देखते हैं। तो अग्र मस्तिष्क जो होता है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। वो 2/3 भाग होता है पूरे मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। अब ये आगे जाके बटा होता है 4 भागों में, घ्राणीय पिंड, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। देखिए ये जो चीजें हैं ना, वो आपको बार बार चार्ट के माध्यम से रखना पड़ेगा। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल, ऑटोनोमस, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भाग में बटा था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। अब जो ब्रेन था वो बटा था अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पसच मस्तिष्क में। अब ये जो अग्र मस्तिष्क है वो बटा है घ्राणीय पिंड, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में। लास्ट में आपको ओवरऑल एक चार्ट फिर से दिखा देंगे टाइप किया हुआ, ठीक है।
तो अब बारी बारी से अग्र मस्तिष्क के भाग को समझते हैं। सबसे पहले घ्राणीय पिंड को समझते हैं। तो देखिए जो घ्राणीय पिंड होता है ना, वो गंध के संकेत को ग्रहण करता है। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि घ्राणीय पिंड का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है, तो अग्र मस्तिष्क से। अब ये जो घ्राणीय पिंड है ना, वो गंध के संकेत को ग्रहण करता है, गंध को घ्राणीय पिंड। तो ये जो मनुष्य में कम विकसित होता है, पशुओं में ज्यादा विकसित होता है घ्राणीय पिंड। और जो कुत्ता और जो शार्क है, उसमें सबसे ज्यादा विकसित होता है घ्राणीय पिंड। तो उम्मीद करते हैं कि अग्र मस्तिष्क का पहला भाग घ्राणीय पिंड आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, जो नेक्स्ट स्लाइड है, अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग सेरेब्रम। अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग सेरेब्रम। तो ये जो सेरेब्रम है, वो दो भागों में विभाजित होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क होता है, और इस अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम दो भाग में डिवाइड होता है, राइट और लेफ्ट में। तो जो लेफ्ट वाला सेरेब्रम है, वो पूरे राइट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे सेरेब्रम दो साइड होगा, एक लेफ्ट एक राइट, तो लेफ्ट वाला राइट को कंट्रोल करेगा, राइट वाला लेफ्ट को कंट्रोल करेगा। इस प्रकार से इसमें जो होती है वो क्रियाएं होती है। उसके बाद इसका काम क्या है, तो जो आप तार्किक रूप से बोल पाते हैं, कोई हकलाते रहता है, ऐसे करते रहता है, तो समझ लीजिए कि उसका जो है वाणी की तारमता वो सही नहीं है, यानी उसका सेरेब्रम डिफेक्ट हो रहा है। बुढ़ापा में भी आदमी थोड़ा हकलाने लगता है, तो बुढ़ापा में सेरेब्रम डिफेक्ट हो जाता है। सेरेब्रम का संबंध बुद्धि विवेक से है, याददाश्त से है, तार्किकता से है, इच्छा शक्ति से है। बुद्धि विवेक, बातचीत करने की शैली, रीजनेबल बात बोलने की, तार्किक बात बोलने की जो क्षमता होती है वो सेरेब्रम से डेवलप होती है। वाणी की तारमता, हकलाना, मंद बुद्धि होना, वो सारा सेरेब्रम का डिफेक्शन को दर्शाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दूसरा पार्ट आप सेरेब्रम समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। इन दोनों को कंबाइंड रूप से डाइएनासिफिलाम कहते हैं। डाइएनासिफिलाम दोनों को कहते हैं। थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या होता है, इसको देख लीजिए। तो जो थैलेमस होता है वो हमारे शरीर को की बाहरी तापमान, इन द सेंस जो ठंडा हमको लगता है, जो हमको गर्मी लगता है, तो उस समय जो कंट्रोल करने का काम करता है, बाहरी ताप को नियंत्रित करने का काम करता है, वो ठंडा गर्म से हमको बचाता है। जैसे मान चलिए बहुत ज्यादा गर्मी होने लगा तो वो पसीना जनरेट करेगा, यानी बाहरी तापमान को नियंत्रित करेगा कौन, थैलेमस। बाहरी दर्द, जैसे सुई चुभने से दर्द हुआ, चूटी काटने से दर्द हुआ, वो क्या होगा, उसको कौन कंट्रोल करेगा, वो रेगुलेट करेगा थैलेमस, थैलेमस पार्ट। तो सबसे पहला पार्ट घ्राणीय पिंड, सूंघने की क्षमता पशुओं में ज्यादा है। दूसरा बताएं सेरेब्रम, जो कि तार्किक बात करते हैं, याददाश्त से संबंधित होता है, वाणी की तरमता से संबंधित होता है। तीसरा थैलेमस बताएं, जो कि बाहरी आघात और बाहरी ताप को नियंत्रित करता है, और भीतरी ताप को जो नियंत्रित करता है वो होता है हाइपोथैलेमस। बाहरी ताप को थैलेमस, भीतरी ताप को हाइपोथैलेमस। जिस जिस हीट पे हार्ट चाहिए उतना हीट मेंटेन रखने का काम कौन करता है, जितना हार्ट फेफड़ा को चाहिए, जितना हीट हार्ट को चाहिए, जितना हीट पेट को चाहिए, उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। इसके साथ ही आंतरिक दर्द, जैसे सर दर्द, पेट दर्द, को कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। और इमोशन से जुड़ा होता है हाइपोथैलेमस, प्यार से, क्रोध से, नफरत से, भूख प्यास से, प्यार या फिर क्रोध कह लीजिए, या किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, नफरत वाला होता है, उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है, भूख प्यास को, वो हाइपोथैलेमस होता है। अब हम अग्र मस्तिष्क को देखिए, अब हम मध्य मस्तिष्क को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको कम समय में बहुत ज्यादा चीजों को देना है, इसलिए थोड़ा मैं तेज चलूंगा, क्योंकि मुझे खत्म करना है। ठीक है, और समझाते हुए खत्म करना है, तो थोड़ा आपको कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब हम मध्य मस्तिष्क को देखते हैं। तो मध्य मस्तिष्क दो भाग में बटा होता है, एक कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा सेरिब्रल पेंडिकल। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो होता है वो हमको देखने और सुनने की जो क्षमता देता है, वो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना मस्तिष्क का भाग जो है वो देता है। मस्तिष्क का कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना दृष्टि और श्रवण का एहसास दिलाता है। इसी के साथ जो सेरिब्रल पेंडिकल होता है मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का दूसरा भाग, वो मस्तिष्क के अन्य भागों को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। ठीक है, यहीं से स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा होता है सेरिब्रल पेंडिकल से मस्तिष्क के साथ। ठीक है, उसके बाद पसस मस्तिष्क को देखते हैं, हिंड मस्तिष्क, हिंड ब्रेन को देखते हैं। तो जो हिंड ब्रेन होता है वो तीन भाग में बटा होता है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क दो भाग में, वो चार भाग में, और ये तीन भाग में, सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो सेरेबेलम जो होता है वो शरीर को संतुलित करने का काम करता है। जब आप दारू पी लेते हैं तो ऐसे 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 जो करके चलते रहता है, उसका समझ लीजिए कि वो सेरेबेलम डिफेक्ट हो गया है। ठीक है, तो जो शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है, शारीरिक संतुलन का काम जो करता है, वो होता है आपको सेरेबेलम। मांसपेशियों के संकुचन से संबंधित होता है ये।
सेरेबेलम, इसको छोटा दिमाग कहते हैं। बेसिकली जो आप देखे होंगे, जो झूला गांव में आता है, जो रस्सी पे चल लेती है लड़की, ऐसे 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 जो चल लेती है, तो वो समझ लीजिए कि उसका जो सेरेबेलम है वो डेवलप हो गया है कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो शरीर को संतुलन में लाने का काम करता है वो सेरेबेलम करता है। ठीक है, जब कोई नया नया चीज सीखते हैं, जैसे मान चलिए स्कूटर चलाने का सीखते हैं तो गिरते हैं बहुत बार, लेकिन सेरेबेलम उसको कंट्रोल करते करते एक नियत वे में चलाना स्टार्ट कर देता है, वो सेरेबेलम से होता है। दूसरा जो भाग होता है वो पोन्स होता है। पोन्स का काम है श्वसन प्लस संवेदनाओं को शरीर से मस्तिष्क की ओर ले जाना। पोन्स का काम होता है संवेदनाओं को शरीर से मस्तिष्क की ओर ले जाना। माने यहाँ पे चोटी कटा तो एक तो डेंड्राइट डिफेक्ट हुआ, उसके बाद शरीर और मस्तिष्क का कौन सा भाग डिफेक्ट हुआ, तो पोन्स हुआ। थैलेमस भी सुई काटता है, मतलब कोई डसा आपको या फिर कांटा चुभाया गया या फिर चूटी काटा गया तो थैलेमस भी डिफेक्ट होता है। तो शरीर के संवेदनाओं को शरीर से मस्तिष्क को ले जाने का काम करता है वो पोन्स करता है। ठीक है, कांटा चुभने पे या गड़ाने पे थैलेमस एक्टिव होता है, और न्यूरॉन के लेवल पे डेंड्राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद मेडुला को देखते हैं। तो मेडुला जो होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रिया इन द सेंस, जैसे हार्ट बीट है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा कौन, मेडुला। जो आपका डाइजेशन संबंधित है वो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, वो मेडुला करेगा। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। अग्र मस्तिष्क बटा हुआ था, अग्र मस्तिष्क जो बटा हुआ था वो बटा हुआ था सेरेब्रम में, सॉरी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क बांटते हैं। अग्र मस्तिष्क 4 भाग में। ठीक है, कौन कौन सा, ग्रहणीय पिंड, सेरेब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क 2 भाग में बटा हुआ था, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सेरेब्रल पेंडिकल, और पश्च मस्तिष्क सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। अब हम आगे चलते हैं, तो अब हम यहाँ पे हम लोगों ने खत्म कर दिया किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक पार्ट को खत्म कर दिया जो कि मस्तिष्क को कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क को हम लोगों ने खत्म कर दिया। उसके बाद हम स्पाइनल कोड को देखेंगे। तो जो स्पाइनल कोड होता है ना, वो रिफ्लेक्स एंड एक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे मान के चलिए कि आपका दिमाग जो है किसी एक जगह केंद्रित है। ठीक है, उसको मैं ऐसे बता देता हूँ स्पाइनल कोड के बारे में। तो स्पाइनल कोड जो होता है ना, वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। आपका दिमाग किसी किसी प्रेम कहानी में खोया हुआ, आप ऐसे 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 कर रहे हैं, और कभी आपकी कोई बहन आ गई, आपको कोई धप्पा बोल दिया, तो आपका दिमाग तो उधर एक्टिव था, तो अब रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड सूचना देगा, स्पाइनल कोड उसके खिलाफ एक्शन करेगा। कोई छिपकली गिर गया, आपको सोच रहे थे छिपकली, ऐसे हो जाता है आदमी, तो जो ऐसे हुआ ना उसके लिए कौन जिम्मेदार हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जिम्मेदार हुआ स्पाइनल कोड। वहां मस्तिष्क काम नहीं करता है। जब कभी मस्तिष्क किसी कर्ण कार्य में, किसी प्रेम में, किसी अन्य बातों में, किसी गम में, दुख में खोया रहता है, तो वहां पे जो एक्टिव होता है वो होता है स्पाइनल कोड, उसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ लिया। अब हम देखते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वचालित तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसका निर्माण होता है कैसे, तो मस्तिष्क से निकलती है 12 जोड़ी नसें, और जो स्पाइनल कोड है वहां से 31 जोड़ी नसें निकल के शरीर के विभिन्न भागों में फैली रहती है। इसी जो नसों का फैलाव है, मस्तिष्क से 12 जोड़ी नस और स्पाइनल कोड से 31 जोड़ी नस जो निकलते हैं वो शरीर के विभिन्न भागों में फैले रहते हैं, और ये एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसको परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, अपनी परिधि में फैले रहते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या होता है कि 12 जोड़ी नसें जो है वो मस्तिष्क से निकलती है, और 31 जोड़ी नसें जो होती हैं वो मेरुरज्जु से निकलती है, स्पाइनल कोड से निकलती हैं। उसके बाद एक और प्रकार आता है तंत्रिका तंत्र का, रसायन के आधार पर, रसायन के बॉडी में रसायन के फॉर्मेशन के आधार पर एक तंत्रिका तंत्र और डिसाइड होता है कि जब कभी भी आप कोई रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो उस समय जो आपके शरीर में रसायन का श्रावण होता है वो एक सिस्टम का निर्माण करता है जिसको ऑटोनोमस, स्वायत्त, वो खुद जनरेट हुआ है, वो एक केमिकल रिएक्शन की वजह से वो एक सिस्टम बना है जिसको कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है उसका निर्माण होता है रसायन के आधार पर। जैसे ये 2 भाग में होता है, एक अनुकंपी होता है, एक परानुकंपी होता है। तो अनुकंपी जो होता है ना वो क्रियाशीलता को बढ़ाता है। उस समय कौन सा हार्मोन का स्राव होता है, जब कभी आपके शरीर में अनुकंपी क्रियाएं होंगी, इन द सेंस आप पढ़ रहे थे, मैं पढ़ा रहा हूँ, इधर दिमाग को गिर गया हूँ, और मेरी बहन आ जाए फटाक से कुछ उजला उजला पहन के, तो मैं डर जाऊंगा, एक बैग से डर जाऊंगा। फिर मैं देखूंगा कि ये तो मेरी बहन है, तो मेरा जो पहले मैं जो डरा, तो डरने के समय क्या हुआ, मेरा हार्ट बीट बढ़ा, मेरा बीपी बढ़ेगा, मेरा
मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगा, शरीर जो है वो कांपने लगेगा, सीवर करने लगेगा। ये सारी जो क्रियाएं होंगी वो अनुकंपी क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। और इसमें किस रसायन का स्रावन होता है? एड्रीनील हार रसायन का स्रावन होता है, प्रतिक्रियाशीलता को बढ़ा देता है। ठीक है, तो रसायन के फ्लो के आधार पे होता है स्वायत्त, और जब ये अनुकंपी क्रियाएं होंगी जो कि क्रियाशीलता को बढ़ाता है, जब कोई धप्पा बोलता है, जब कोई आपको डराता है, तो वो क्या होती है? अनुकंपी क्रिया होती है, उसमें क्रियाशीलता बढ़ जाती है, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, कपकपाना, थरथराना, ये सारी घटनाएं बढ़ जाती है। और उसके कुछ देर बाद जब उस घटना से आप परिचित हो जाते हैं तो आप रिलैक्स फील करते हैं। रिलैक्स की अवस्था में जो हार्ट बीट बढ़ा था वो अब डाउन हो जाएगा, जो ब्लड प्रेशर बढ़ा था वो डाउन हो जाएगा, जो आप सीवर कर रहे थे नॉर्मल हो जाएंगे। तो उसी को कहेंगे परानुकंपिक। और इसका एंटी एड्रेनिल हार्मोन यानी एड्रेनिल रसायन का एंटी होता है एसिटाइल कोलिन रसायन। एसिटाइल कोलिन रसायन होता है जो कि घटाता है क्रियाशीलता को। उम्मीद करते हैं कि मैंने अपनी बात को अच्छे तरीके से डिलीवर कर लिया होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरे तंत्रिका तंत्र को अच्छे तरीके से समझाया, अपनी बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूं कि मैं अपने बातों से आपको समझा पाया हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा होता है, एनर्जेटिक लगता है, समझने में आसान लगता है, चीजों को समझने में आसानी होती है, तो आप जरूर से जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं कल 3 नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।